हेलो दोस्तों, मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ फ़ौजी लाइफ के बारे में। तो इस वीडियो को आप तभी देखना जब आपके अंदर थोड़ा पेशेंस हो। दूसरा, आप किसी भी पक्षपात की भावनाओं से रहित हो, क्योंकि अगर आपके अंदर ये दोनों ही चीज़ नहीं होगी तो आप बिल्कुल ही किसी बात का दूसरा अर्थ लोगे और इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे। यदि आप फ़ौज ज्वाइन करने वाले हो तब तो आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और दूसरा, आप ज्वाइन नहीं करने वाले हो तब तो आपके लिए ही ये वीडियो है कि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओ। फ़ौजी नाम लेते ही हमारे अंदर एक क्या छवि बनती है कि कैमो वर्दी पे एक आदमी, हाथ में उसकी बंदूक है, बॉर्डर पे खड़ा हुआ है और दुश्मन को बस देखते ही उसको उड़ा देगा। हमारे अंदर फ़ौजी की एक ये धारणा आती है। लेकिन फ़ौजी एक मेरी तरह एक इंसान भी है जिसके अंदर अपने कुछ पर्सनल थॉट होते हैं, पर्सनल लाइफ होती है, उसके भी कुछ सपने होते हैं। उसको सिर्फ आप एक सैनिक के नज़रिए से मत देखो, उसको ऐसे भी देखो कि वो किसी का बेटा है, भाई बहन है और किसी का पिता भी है। अब उसके सामने अलग अलग भूमिकाओं को निभाने का एक दायित्व है। तो आपको क्या लगता है कि एक इंसान हर जगह परफेक्ट हो सकता है? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर इंसान 2-3 जगह ही परफेक्ट हो जाए तो मैं उसे बहुत बड़ी बात मानता हूँ। मैं शुरुआत करता हूँ बिल्कुल शुरुआत से कि एक आदमी फ़ौज को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मैंने भी फ़ौज की लाइफ को बहुत अच्छे से देखा हूँ और मैं फ़ौज को उस दौर पे देखा हूँ जब फ़ौज बिल्कुल आधुनिक ही हो चुकी है। आज यहाँ सब कुछ इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है और बिल्कुल तेज़ी से पहुँच रही है। मतलब इन्फॉर्मेशन शायद पब्लिक के पास बाद में आएगी, हमारे पास पहले पहुँच चुकी होती है। मतलब यहाँ शोषण के चांस तो लिमिटेड हो गए हैं। तो फिर भी लोग बोलते हैं कि यार फ़ौज की नौकरी करना टफ़ है। टफ़ किस एंगल से है? टफ़ इस एंगल से है कि आपको आपके लिए पर्सनल टाइम नहीं मिलेगा। दूसरा, आप किसी भी काम को मना नहीं कर सकते हो। तीसरा, जूनियरिटी सीनियरिटी का सिस्टम। अब इन सब चीज़ों के हमेशा 2 पहलू होते हैं। तो मैं सबसे लास्ट वाले पॉइंट से शुरू करता हूँ, जूनियरिटी सीनियरिटी का सिस्टम। जैसे हमारे घर परिवार में होता है कि हमारे घर के अगर कोई बड़े और बुजुर्ग हैं तो हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक ऐसे ही फ़ौज में भी है कि हमारा कोई सीनियर है तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल पर अगर आप आके देखोगे तो क्या हम अपने से सीनियर को कभी मना नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हो, क्योंकि ट्रेनिंग में आपको ये सिखाया जाता है गलत है या सही है ये डिसीजन हमेशा आपका सीनियर करता है। तो अब जब आप नए फ़ौज को ज्वाइन करोगे तो आपको लगेगा कि यार हमारे पास तो फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो बिल्कुल आपकी फ़ौज में जाने के बाद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पूरी तरह से छीन ली जाती है। मतलब आप सजेशन दे सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये बात सही है। अगर आपको एक्चुअली पता भी है कि ये बात सही है तो भी आप नहीं बोल सकते हो। तो यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। फिर होता है कि क्या यार फ़ौजी अपनी जॉब के साथ अपने पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बैठा पाता है कि नहीं? तो अभी की बात करूं, ख़ासतौर में जो लड़के नए भर्ती हो रहे हैं, तो इनमें एक सबसे, इनके लिए भी और जो काफ़ी पुराने भर्ती हैं उन पे भी देखा जाता है कि अपने घर की लाइफ के साथ और अपनी जॉब के साथ, जॉब तो मैं इसको नहीं कहूँगा, सर्विस कहूँगा, क्योंकि फ़ौजी नौकरी नहीं करता है, वो सर्विस करता है। तो उस हिसाब से मैक्सिमम प्रॉब्लम होती है कि अपने फैमिली के साथ तालमेल ना बैठा पाना। क्योंकि जब भी प्रॉब्लम्स कोई आती है तो अगर आपके पास आज के दिन पे कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी आज ही होना चाहिए। अगर आपसे कोई बोले कि 2 महीने बाद करो, तो 2 महीने बाद ना वो प्रॉब्लम रह जाएगी, ना ही उसको सॉल्व करने का कोई महत्व रह जाएगा। तो प्रॉब्लम से जुड़ी हुई एक सबसे ज़रूरी चीज़ है छुट्टी। फ़ौज में बोला जाता है छुट्टी की कमी है कि छुट्टी ज़्यादा है। CAPF में 75 डेज़ की छुट्टी है, 2 पार्ट में डिवाइड होती है, EL और CL। ये सेपरेट टॉपिक है, मैं कभी बाद में बात करूँगा। कुछ फोर्सेस में छुट्टी कम भी है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन पे 75 डेज़ हम इसको मान के चलते हैं। और किसी जॉब में बोला जाता है कि संडे सैटरडे मिलता है। फ़ौज में संडे सैटरडे जैसा कुछ नहीं होता। ऑन ड्यूटी हो तो आपको संडे सैटरडे से कोई लेना देना नहीं है, आपके लिए हर डे मंडे ही होता है। इस कारण से अगर इनको इतनी छुट्टी दी जा रही है तो ये जेन्युइन चीज़ है और इनके ऊपर ही कोई एहसान नहीं है, ये इनका अधिकार है। अगर छुट्टी कुछ ज़्यादा हो जाए तो ये इनके लिए सही रहेगा। छुट्टी को टाइम से ना मिलने की भी समस्या बहुत ही ज़्यादा बोली जाती है कि छुट्टी टाइम से नहीं मिलती। तो मैं इस बात से 100% एग्री हूँ कि हमेशा छुट्टी टाइम से नहीं मिलती है। कई बार मिल जाती है पर मैक्सिमम टाइम आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। अब इस बात को बहुत ही आराम से समझना, क्योंकि अगर आप सही तरीके से इस चीज़ को नहीं समझोगे तो आप एक फ़ौजी को देशद्रोही, गद्दार और बुज़दिल ही बोलोगे। इस बात को याद रख के चलना कि एक फ़ौजी की जो वर्दी है उसके अंदर एक इंसान है। अब अगर वो छुट्टी के लिए बोलता है कि मुझे छुट्टी चाहिए, तो कुछ कारण होते हैं जिस कारण छुट्टी हमें नहीं दी जाती। पहला, हमें सीधा सा बोला जाता है कि हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं है।
इस कारण से हम आपको छुट्टी नहीं दे सकते हैं। अब स्ट्रेंथ ना होने पर छुट्टी ना देना ये तो एक जेन्युइन कारण है, लेकिन अगर आप खुद को उस जगह पे रख के देखना, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो शायद इस चीज़ को आप नहीं समझ सकते, लेकिन आपने अगर घर से दूर जॉब की है तब आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे कि अगर आपने एक बार छुट्टी का मन बना लिया है या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसके लिए आपको छुट्टी तुरंत जाना ज़रूरी है, तो उस कंडीशन में अगर आपको कोई ये बोल दिया जाए कि आपको 2 दिन बाद छुट्टी दूंगा, तो आप पेशेंस नहीं रख पाओगे। उस वक्त चाहे कितना भी बड़ा मुद्दा हो या कितनी भी ज़्यादा स्ट्रेंथ कम हो, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे। आपके अंदर सिर्फ एक आवाज़ आएगी कि अगर मैंने 2 से 3 महीना सर्व किया है देश को और मैं एक बार छुट्टी मांग रहा हूँ, तो ऐसी कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन नहीं बनती है कि मुझे आप 1 से 2 दिन वेट करने के लिए बोलो कि मैं आपको 1 से 2 दिन बाद छुट्टी दूंगा। लेकिन ऐसा नॉर्मल केस पे बहुत ज़्यादा होता है। तो मन में एक डाउट आता है, ऐसे तो मेरे पास प्रॉब्लम आएगी और मुझे छुट्टी ही नहीं देंगे। नहीं, अगर आपकी प्रॉब्लम इतनी सीरियस है और जाना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है तो आपको छुट्टी दी जाएगी, लेकिन इस कंडीशन पे आपको अपनी वो प्रॉब्लम इतनी जगह बतानी पड़ जाएगी, आपको लगेगा कि मैं छुट्टी अपने हिस्से की मांग रहा हूँ या मैं किसी से उधार ले रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 नज़रिए बनते हैं। पहला कि जब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तो छुट्टी मिलेगी या नहीं, तो मिलेगी, लेकिन वो आसानी से नहीं मिलती। इस कारण से जो हमारी छुट्टी होती है वो हमें टाइम से नहीं मिलती, और मिलती भी है तो जो हमारे पेशेंस का लेवल होता है ना, उसे इतना ज़्यादा चेक कर लिया जाता है कि हम उसमें कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो इसमें गलती छुट्टी देने वाले अधिकारी वर्ग की ज़्यादातर नहीं होती है, क्योंकि उसको एक लंबी स्ट्रेंथ को मैनेज करना होता है। अगर आपको कोई ज़रूरी काम पड़ सकता है तो आपके साथी को भी पड़ सकता है, तो वो सोचते हैं कि जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले हम उसको छोड़ें और बाद में उसको छोड़ें जिसके पास नॉर्मल सा काम है। मतलब फ़ौज में आप छुट्टी ये कह के तो कभी भी नहीं ले पाओगे कि मेरा मन कर रहा है घर जाके थोड़ा सा रेस्ट करने का, थोड़ा घूमने का, थोड़ा एंजॉय करने का। आपको छुट्टी चाहिए तो कोई ना कोई प्रॉब्लम देनी पड़ेगी। और कई बार ये चीज़ें अगर आप लगातार तक देख रहे हैं तो एक आदत सी हो जाती है कि लोग छुट्टी मांगने के लिए हमेशा प्रॉब्लम दिखानी पड़ती है। तो अंदर से हमें कई बार ना ये चीज़ें थोड़ा सा डिमोरलाइज़ भी करती हैं, और एक अंदर ये फील आता है कि जब मैं सर्विस कर रहा हूँ तो यार मैं उसी अधिकार से मैं छुट्टी क्यों नहीं मांग सकता। तो ये एक बहुत बड़ा इसमें से मैं वीक पॉइंट बोलूँगा कि थोड़ा इसे और स्मूथ बनाना चाहिए कि हम छुट्टी की चीज़ों को ईज़िली अप्लाई कर सकें और उस पर रोकने के जो रिस्ट्रिक्शन है वो कम से कम लगें। अब इसके बाद एक चैलेंज आता है कि हम वर्क के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करें। तो आप अगर फ़ौज ज्वाइन कर रहे हो तो आप अपनी पर्सनल लाइफ के साथ आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। अब आप चाहे इसको देशभक्ति के लिए करो, या कह दो पैसे के लिए कर रहे हैं, या फिर कह दो कि जीने के लिए कमाना ज़रूरी है, उसके लिए सेक्रीफाइस करना है, तो आपको सेक्रीफाइस करना ही होगा। और देशभक्ति के नाम पे या देश की सुरक्षा के नाम पे एक फ़ौजी के ऊपर इस चीज़ को थोपना नहीं चाहिए। उसकी पर्सनल भावनाओं को भी बिल्कुल जानना चाहिए, क्योंकि हर फ़ौजी एक इंसान है। हम इंसान मानकर ही चलेंगे उसे, तो ही इस चीज़ को समझ पाएंगे कि आखिर एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। अगर आप शादीशुदा हो तो आपको साल में कुछ ज़रूरी काम जो करने बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे अगर आपके बच्चे हैं तो उनको एडमिशन कराना, उन्हें कहीं छुट्टी के समय ले जाना। आपकी वाइफ है, उसे कोई प्रॉब्लम आ सकती है, अगर वो वर्किंग वूमेन है तो ठीक, नहीं है तो दूसरी बात है। दोनों ही कंडीशन पे कई ऐसे हमारे सामाजिक कार्य होते हैं जहाँ पे हमें पर्सनली प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है। और जब हम इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं तो साल दर साल जब ये चीज़ें लगातार होती हैं तो परिवार में एक आपसी खटास पैदा होता है, क्योंकि आप परिवार को पैसे तो काफ़ी प्रोवाइड करवाते हो। और मेरे हिसाब से शायद ही किसी फ़ौजी के ऊपर ये किसी ने कहा हो कि मेरी सैलरी कम है। नो डाउट सैलरी फ़ौज में काफ़ी दी जाती है, इतनी कम नहीं है कि हम बोलें कि सैलरी कम है, लेकिन सब चीज़ का सॉल्यूशन सिर्फ पैसे ही नहीं होते और हर चीज़ का सॉल्यूशन सिर्फ सैलरी ही नहीं होती है। अगर आपके पास सैलरी आ रही है तो आप थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होकर सोचोगे, क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मैं कुछ लोन ले लेता हूं। तो एक बात का मेरी आप यकीन मानना कि अगर आपने अपनी सर्विस के दौरान कोई लोन ले लिया है तो ये मान जाओ कि आप सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने की मशीन बन जाओगे। अगर आपको खुद की अपनी लाइफ जीनी है तो पैसे के पीछे मत भागना, आपकी कुछ इच्छाएं हैं उसे पूरी करना। फैमिली के लिए जितना अच्छा हो सकता है आप उनके लिए बिल्कुल करो। कोई डाउट नहीं कि आपको उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है, तो आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने परिवार के लिए रिटर्न में कुछ करो। लेकिन इन सब के बीच में आप ये बात बिल्कुल ही मत भूलना कि आपकी जिम्मेदारी खुद के प्रति भी कुछ बनती है। अगर आप प्रेशर लेके पूरी लाइफ सर्विस करोगे तो नहीं कर पाओगे, और आप अगर दूसरों के लिए जीना शुरू कर दोगे तो भी आप सर्विस नहीं कर पाओगे। सर्विस करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है
कि मेंटली आप इतने स्ट्रांग रहो कि छोटी छोटी बातें आपके ऊपर इतना प्रेशर ना बना दें कि आप उसे डू और डाई कंडीशन पे ले जाओ। अगर मेंटली स्ट्रांग नहीं रहोगे तो सबसे बड़ा चैलेंजेस आपको खुद के लिए आएगा। आपको कई बार इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि यार मैं जी किस लिए रहा हूँ, सिर्फ कमाने के लिए। आप देखो, बात तो सच ये है कि हर बात पे आप देश को ला दोगे हमारे सामने और सोचोगे कि हर चीज़ का सॉल्यूशन वही है, तो बिल्कुल नहीं है। हमारी पर्सनल लाइफ को जब तक सिक्योर नहीं किया जाएगा तब तक वो चीज़ें बार बार बीच में आएंगी। अभी हाल ही कुछ सालों में बहुत ज़्यादा देखा गया है कि फ़ौज की नौकरी लोग छोड़ रहे हैं। उसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ओल्ड पेंशन से न्यू पेंशन की ओर लगातार जो चेंजेस आए हैं 2004 के बाद, एक फ़ौज का कर्मचारी उसको अपने लिए पॉजिटिव नज़रिए से नहीं देख रहा है, क्योंकि पॉलिसी बनाने वाले किस बिहाफ पे बनाए हैं ये उनका नज़रिया है। लेकिन एक धारणा ये भी चलती है कि जब हम फ़ौज की जॉब करते हैं तो हमारे पास कुछ भी ऐसी पर्सनल स्किल नहीं होती है कि हम रिटायरमेंट के बाद हम कुछ कर सकें। तो इसलिए गवर्नमेंट अगर हमें ओल्ड पेंशन दे रही है तो ये वो हमको सपोर्ट कर रही है, ना कि हम देश के ऊपर बर्डन बन रहे हैं। जैसे आर्मी को दिया जा रहा है, तो मेरा बिल्कुल मानना ये है कि CAPF में भी ओल्ड पेंशन होनी चाहिए। अब पॉलिसी मेकर्स इस पर क्या सोचते हैं, ये उनके थॉट हैं, उनकी राय है। मुझे ये नहीं पता कि इस बारे में क्या कोई सर्वे हुआ है या फिर इसके आंकड़े को लोगों की लाइफ से कंपेयर किया गया है कि नहीं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि अगर कोई एक इंसान ख़ास तौर में फ़ौज जैसी जॉब में अपनी लाइफ को दे रहा है तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे अच्छी से अच्छी पेंशन सुविधा देकर उसकी लाइफ को सिक्योर किया जाए। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई लंबी सर्विस करने के बाद समाज के साथ उस स्तर का तालमेल बैठा पाएगा जैसा कि एक आम आदमी बैठा पाता है। शायद मेरी बातें बहुत लंबी हो रही हैं, तो इस वीडियो में फ़िलहाल मैं इतना ही बताता हूँ। अगले वीडियो में मैं इस चीज़ को कुछ कंटिन्यू करूँगा। लेकिन आपके अगर कोई ऐसे डाउट्स हैं जो मैंने शायद टच नहीं किए हों, क्योंकि मैंने कुछ प्रॉपर पहले से एक सीक्वेंस बना के नहीं रखा था कि किस हिसाब से मुझे चीज़ें बतानी है। बस मुझे एक ऐसा थॉट आया कि क्यों ना इस चीज़ों पे यार खुल के थोड़ी बात की जाए, क्योंकि बड़े मंचों पे लोग इस पे बात नहीं करते हैं। बस फौजी 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 फौजी, देशभक्त, स्ट्रॉन्ग आदमी, दुनिया को तोड़ फोड़ देने वाला आदमी, यही हम एक उसकी इमेज बना के चले हैं। तो मैं एक उसके इनसाइड की बात कर रहा हूँ कि आखिर एक्चुअली वो सोचता क्या है। तो आप अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछना, क्योंकि उससे मुझे एक आइडिया लगेगा कि मैं किन किन पॉइंट को टच करूं जिससे आपको एक पूरी क्लियरिटी मिले। और ये क्लियरिटी समाज को भी जानना ज़रूरी है और हमारे युवा वर्ग को तो ख़ास तौर पे जानना ज़रूरी है कि देश का वो बड़ा हिस्सा जो आपको सुरक्षा दे रहा है उसकी पर्सनल और सच में रिक्वायरमेंट क्या है, वो कैसे सोचते हैं, कैसे जीते हैं, उनकी लाइफ में चैलेंजेस आखिर आते कहाँ पे। हम सिर्फ उन्हें एक ब्रांड के रूप में प्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मिस हो जाती हैं जो मतलब इतनी तेज़ भागती दुनिया देखना पसंद नहीं करती। और शायद कोई अगर इस पे बात करे तो लोग उसे सपोर्ट करना ही पसंद नहीं करेंगे। मैं इस पे पूरा सब कुछ गलत ही नहीं मानता, लेकिन हाँ, कुछ कमियां हैं जिन पे बात की जानी चाहिए, जिन पे काम किया जाना चाहिए। और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ ही बनता है कि हम अपने समाज के कुछ उन छुपे मुद्दों के बारे में ही बात करें जिस पे कई बार हम बस एक लाइन पे उसको साइड कर देते हैं, जबकि वो एक सेंटर पॉइंट होता है जिस पे बहुत विस्तृत बात की जानी चाहिए। और ऐसे ही मैं कुछ मुद्दों को लेके आपके सामने आता रहूँगा, क्योंकि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं। मैंने इस चीज़ को टेलीस्कोप से नहीं देखा है, मैं इस चीज़ पे खुद रहा हूँ। ऐसी कई प्रॉब्लम मैंने अपने 2.5 साल की सर्विस में मैक्सिमम चीज़ों को टच किया हूँ जो शायद ज़्यादातर लोग नहीं करने को पाते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस आप सबके बहुत काम आने वाला है और कुछ ऐसी देखने का नज़रिया आपको देगा जहां आपकी सोच ज़रूर बदलेगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लोगों के साथ शेयर करें। इसमें अगर कुछ सुधार की ज़रूरत है तो वो भी आप मुझे बताएं। साथ ही और कुछ आप अगर जानना चाहते हैं तो अपना सजेशन मुझे देना बिल्कुल भी ना भूलें।